Hello, students. Once again, I welcome to you to my YouTube channel, UP Board Learning Classes by दिलीप सर। आज हम लोग चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? ऑप्शन ए है आलेखन कला, ऑप्शन बी प्राकृतिक आलेखन, ऑप्शन सी स्मृति चित्रण, ऑप्शन डी दृश्य चित्रण। तो देखिए इसमें लिखा है कि उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आलेखन कला। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आलेखन कला क्या है? आलेखन कला एक कलात्मक शैली है जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। तो उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? तो क्या रहेगा? आलेखन कला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? यानी कौन सी चीज़ है जिसकी सहायता से एक शानदार, एक प्रभावशाली आलेखन तैयार किया जा सकता है? तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला है अटूट रेखाओं से, दूसरा है प्रभावमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, तीसरा है रंगों के प्रभावी उपयोग से, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें सभी जो ये दिए गए हैं विकल्प वो सभी सही हैं। जैसे कि अटूट रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं हैं आलेखन को प्रभावी बनाने के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लयबद्धता जो है, रेखाओं की सिस्टमैटिक तरीके से रेखाएं होनी चाहिए, उनमें एक फ्लो होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है, प्रभावमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से भी आलेखन प्रभावी होता है। और रंगों के प्रभावी उपयोग से, यानी रंग अच्छे नहीं होंगे, इम्पैक्ट वाले नहीं होंगे, इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, तो आलेखन अच्छा नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? ये सभी, यानी कि अटूट रेखाओं से प्रभावी आलेखन बनाया जा सकता है, प्रभावमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से प्रभावी आलेखन बनाया जा सकता है, और रंगों के प्रभावी उपयोग से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है? यानी जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी वो अनिवार्य शर्त है, कंपलसरी कंडीशन है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आलेखन के लिए? तो पहला ऑप्शन है आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, ये सभी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है सही हैं, चौथा वाला, ये सभी जो हैं वो महत्वपूर्ण शर्तें हैं, अनिवार्य शर्तें हैं आलेखन के लिए। आकर्षक होना, यानी कि आलेखन जो है वो आकर्षक होना चाहिए, आलेखन लयपूर्ण होना चाहिए, आलेखन व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि अगर व्यवस्थित नहीं है तो भी वो प्रभावशाली नहीं होगा, लयपूर्ण नहीं है तो भी वो अच्छा नहीं होगा, आकर्षक नहीं तो भी सुंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है ये तीनों शर्तें जो हैं वो अनिवार्य हैं आलेखन के प्रभावी होने के लिए और महत्वपूर्ण होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बनावट के आधार पर आलेखन जो है वो 4 भागों में बांटे जाते हैं। बनावट के आधार पर आलेखन को 4 भागों में बांटा जाता है, और कौन कौन से वो होते हैं अगले प्रश्न में देखेंगे। जैसे कि 5वें प्रश्न में दिया है, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। फूल और पत्तियों और कलियों के संयोजन, यानी कि समायोजन से बने आलेखन होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। तो वो होते हैं प्राकृतिक आलेखन। देखिए फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, ये सब प्रकृति का अंग हैं, प्रकृति के तत्व हैं, तो इसलिए इन पर आधारित जो भी आलेखन होते हैं वो कैसे आलेखन होते हैं? प्राकृतिक आलेखन होते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, आप एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि जो फूल और पत्तियों और कलियों पर आधारित जो आलेखन होते हैं, बने आलेखन, वो क्या कहलाते हैं? वह प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। अभी एक प्रश्न था कि बनावट के आधार पर आलेखन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। ये 4 प्रकार के आलेखन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
6 किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? यानी किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। यानी कि प्राकृतिक आलेखन में चित्रकार जो है वो अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? अलंकारिक आलेखन को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन है। प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, वृत्त का निर्माण करना, साड़ियों पर आलेखन, पुस्तकों को रंगीन बनाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना जो है वो अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 8, किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है, समझने वाला। रेखाएं, चाप, त्रिभुज ये सब किस में होता है? मैथमेटिक्स में, यानी ज्योमेट्री में। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म आलेखन में, बृहद आलेखन में, अलंकारिक आलेखन में, ज्यामितीय आलेखन में। तो देखिए ज्योमेट्री यानी ज्यामितीय आलेखन सही ऑप्शन है डी, क्योंकि चाप, त्रिभुज, रेखाएं आदि का प्रयोग जो है वो ज्योमेट्री में किया जाता है। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? सूक्ष्म आलेखन की जो रचना है वो किस प्रकार के आलेखनों का मिश्रण है? कौन कौन से आलेखन जो हैं वो उसमें मिला दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। यानी कि सूक्ष्म आलेखन में किस प्रकार के आलेखनों का मिश्रण होता है, समावेशन होता है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी अलंकारिक, ज्यामितीय, ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी, यानी प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, यानी इन तीनों आलेखनों का समावेशन होता है किसके अंतर्गत? सूक्ष्म आलेखन की रचना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? यानी जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये जो हैं इनमें से कौन सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेशन होना, सारणी बनाना, सजावट का होना। तो देखिए संतुलन का होना ये तो गुण है, किसी विशेष रूप का समावेशन होना ये गुण नहीं है, सारणी बनाना ये भी गुण है, सजावट का होना ये भी सूक्ष्म आलेखन का गुण है। तो ऑप्शन बी सही है, किसी विशेष रूप का समावेशन ये सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सूक्ष्म आलेखन इनका कौन सा गुण है? तो उसके गुण कौन कौन से हैं? संतुलन का होना सूक्ष्म आलेखन का गुण है, सारणी बनाना उसका सूक्ष्म आलेखन का गुण है, सजावट का होना सूक्ष्म आलेखन का गुण है, लेकिन किसी विशेष रूप का समावेशन होना ये सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? यानी कौन सा आलेखन है निम्नलिखित में से जो कि सजावट के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? धरातलीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, कोने के आलेखन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ज्यामितीय आलेखन जो है वो सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो नीचे दी गई हैं, देखिएगा। बेडशीट, पर्दे, कपड़े ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही है डी, ये सभी, यानी बेडशीट भी, पर्दे और कपड़े ये सभी जो हैं वो धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मकानों की कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन होता है? मकानों की कार्निशों और पुस्तकों के जो मुख्य पृष्ठों पर जो आलेखन है वो किस प्रकार के आलेखन कहलाते हैं? केंद्रीय आलेखन, कोने के आलेखन, किनारी के आलेखन, धरातलीय आलेखन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, किनारी के आलेखन। मकानों की कार्निशों और पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर बने आलेखन जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं? किनारी के आलेखन। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। 14वां प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन, ऑप्शन बी गोलाकार आलेखन, तीसरा षट्भुजाकार आलेखन, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं वह केंद्रीय आलेखन से संबंधित हैं। मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन वो भी केंद्रीय आलेखन का संबंध रखता है। गोलाकार आलेखन भी केंद्रीय आलेखन से संबंधित है। षट्भुजाकार आलेखन भी जो है केंद्रीय आलेखन से संबंधित है। तो ये तीनों जो हैं ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, कोने के आलेखन का गुण है? धरातल के कोने का सजाना, सामने की ओर प्रभावी होना, छतों एवं फर्शों के कोने को सजाना, उपर्युक्त सभी। देखिए कोने के जो आलेखन हैं उनका जो गुण है वो क्या है? धरातल के कोने का सजाना, ये भी सही है। सामने की ओर प्रभावी होना, ये भी सही है। छतों एवं फर्शों के कोने को सजाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, कोने के आलेखन के ये सभी गुण हैं। प्रश्न नंबर 16, आलेखन की उपयोगिता है। आलेखन की उपयोगिता किस चीज़ में है? वस्तुओं का मूल्यवान होना, वस्तुओं का भारी होना, कम आकर्षक होना, अप्रभावी होना। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वस्तुओं का मूल्यवान होना। बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। आलेखन की उपयोगिता किस चीज़ में निहित है? वस्तुओं का मूल्यवान होना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? देखिएगा, संतुलन रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन सही हैं। आलेखन को प्रभावी बनाने वाले यानी कि आलेखन के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? संतुलन रूप यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए, एक प्रभाविता उसमें एक इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एक लयात्मकता होनी चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, और उसमें हम कह सकते हैं एक तारतम्यता होनी चाहिए। तो ये सभी जो ऑप्शन हैं सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? संतुलन, प्रभाविता, लयात्मकता। क्वेश्चन नंबर 18, एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक ही इकाई का आलेखन करना, ऑप्शन बी फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, ऑप्शन सी लयबद्धता द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन सही है। एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, दो या दो से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है? देखिए, दो या दो से अधिक आवृत्तियों का अगर आलेखन बना रहे हैं तो किस चीज़ की सबसे पहली आवश्यकता है मानी जाती है? वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना, ये सभी। तो देखिए, दो या दो से अधिक आवृत्तियों का जो आलेखन है तो उसमें ये तीनों चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, वृत्त बनाने की भी, वर्ग बनाने की और आयत बनाने की, तीनों। ऑप्शन डी जो है वो सही है, ये सभी, वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना। अगला प्रश्न, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? जो रंग योजना के अंतर्गत जो मूल रंग है, प्राइमरी कलर्स, प्राथमिक रंग, उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा रंग? लाल, पीला, हरा, नीला। तो इसमें कौन सा रंग हो जाएगा? हरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, द्वितीय रंग, गौड़ रंग, जिनको सेकेंडरी कलर्स कहते हैं, अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को मिलाया जाता है? यानी अगर आपको नारंगी रंग बनाना है तो आप किन दो रंगों को मिलाएंगे, किन दो रंगों का मिश्रण करेंगे ताकि वह नारंगी रंग बन जाए? तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा लाल एवं पीला, लाल एवं पीला। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मन वैज्ञानिक ऑसबाल्ट के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑसबाल्ट के अनुसार, जर्मन वैज्ञानिक हैं, ऑसबाल्ट के अनुसार आदर्श रंग जो हैं, जो आइडियल कलर्स हैं, वो उसके चक्र है तो उसमें कितने रंगों को शामिल किया जाता है? उसमें 8 रंग। ऑप्शन सी सही है, 8 रंगों को सम्मिलित किया जाता है। ऑसबाल्ट के आदर्श रंग चक्र में 8 रंग सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
आसबाल्ट के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग सम्मिलित होते हैं? तो देखिएगा, इसमें लिखा है आसबाल्ट के अनुसार जो आदर्श रंग हैं, आदर्श चक्र में 8 रंग उन्होंने बताए हैं, तो उनमें कौन से रंग सम्मिलित होते हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का पहला ऑप्शन है पीला एवं नारंगी, ऑप्शन बी है लाल एवं बैंगनी, सी ऑप्शन है गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी, ऑप्शन डी ये सभी। यानी ये सभी जो हैं 8 रंग ये आसबाल्ट के आदर्श रंग चक्र में सम्मिलित हैं। पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी। क्वेश्चन नंबर 24, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं कौन कौन से? लाल, पीला, नारंगी, ये सभी। तो देखिए गर्म रंग में जो हैं आदर्श रंग चक्र में 8 रंग हैं और उसमें गर्म रंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? लाल भी है, पीला भी है, नारंगी भी है, सभी। यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का निर्माण किस रंग संगति के अंतर्गत किया जाता है? देखिए किसी विशिष्ट रंग में काले और सफ़ेद रंग के मिश्रण से जो बनी शेड बनाते हैं, सफ़ेद और काले रंग के मिश्रण से जो शेड बनाते हैं उसका जो निर्माण है किस रंग की संगति के अंतर्गत आता है? यानी कौन से रंग जो है उसमें मिलाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एकांकी रंग की संगति। कैसी संगति? एकांकी रंग की संगति से वह शेड बनाया जाता है। काले और सफ़ेद के मिश्रण से जो शेड बनता है वो किन रंग की? एकांकी रंग की संगति से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? यानी कि आलेखन में जो रंग का चयन जो विधि है, चयन करने की विधि, उसके अंतर्गत कौन सा कार्य जो है वो महत्वपूर्ण है और क्या होता है? तो रंगों का चुनाव करना, ये तो रंग चयन में आता ही है। रंग संगति का निर्धारण करना, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। कैमल पोस्टर रंग का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। रंगों का चुनाव करना, रंग संगति का निर्धारण करना, कैमल पोस्टर रंगों का प्रयोग करना, आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? यानी आलेखन में निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं जो आलेखन में रंग भरने की विधियां हैं? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, एकांकी रंग संगति वाली विधि, ये सभी। तो देखिए ये सभी जो हैं ये आलेखन में रंग भरने की विधियां हैं। हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि भी एक आलेखन में रंग भरने की विधि है। गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि ये भी आलेखन में रंग भरने की विधि है। एकांकी रंग संगति वाली विधि ये भी आलेखन में रंग भरने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 28, रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? देखिए जो विधियाँ अभी पढ़ी हम लोगों ने कि आलेखन में विभिन्न रंग भरने की विभिन्न विधियाँ होती हैं, लेकिन कौन सी विधि है जो अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है आलेखन को? तो इसमें ऑप्शंस हैं, एक सर्वथा नवीन रंग विधि, एकांकी रंग संगति वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। तो इसका ऑप्शन रहेगा गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि जो है वो आलेखन में रंग भरने की एक विधि है और वह अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायता करती है आलेखन में। प्रश्न नंबर 29 यानी कि 29, एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? एक सर्वथा नवीन रंग विधि, एक देखिए रंग भरने की विधि है, सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? स्केच पेन का प्रयोग होना, ये भी सही है। कम समय में आकर्षक आलेखन, ये भी सही है। गहरा हरा, हल्का हरा एवं आसमानी रंग का प्रयोग, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो हैं वो एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में ये सभी उसकी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? पहला विकल्प है स्वच्छ चित्रण सामग्री, दूसरा विकल्प है सूती कपड़े का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर, ये सभी। तो ये तीनों जो हैं ऑप्शन सही हैं।
स्वच्छ चित्रण सामग्री होनी चाहिए, जो भी जिस सामग्री से आप चित्र बना रहे हैं तो वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सूती कपड़े का उपयोग होना चाहिए और पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर, जो ट्रेसिंग पेपर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? आलेखन में चित्रण करते समय किन किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन 1, आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए। तो देखिए, आलेखन चित्रण में ये सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये सभी सही हैं। आलेखन गंदा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। चलिए, 31 प्रश्न हमने किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग इनको याद कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।